जिन शहरों के नाम लोगों के नाम से होते हैं उन लोगों का आमतौर पर शहरों से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है, जैसे जैकबाबाद, एबटाबाद, तोबा टेक सिंह, शेखुपुरा वगैरह। ये शहर उन लोगों के नाम पर हैं जिन्होंने इन शहरों को आबाद किया। किसी को खुश करने के लिए भी शहरों का नाम रख दिया जाता है। मसलन सऊदी अरब के शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के नाम पर लायलपुर का नाम फैसलाबाद रख दिया गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी शहर का नाम फ़र्द वाहिद की बजाय किसी कम्युनिटी की पहचान होता है। मसलन मेरे शहर सियालकोट का नाम सियाल कम्युनिटी से मंसूब है। मीर साहिबान के नाम से मीरपुर बना, भट्टियों से पिंडी भट्टियाँ, गखड़ मंडी, कोटली लोहारा वगैरह वगैरह। और तो और सूबों के नाम भी ऐसे ही होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान वगैरह। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं कि पता ही नहीं चलता किसी बंदे का नाम ले रहे हैं या किसी शहर का। रहीम यार खान, लाला मूसा, नवाब शाह, मियाँ वाली और बुरहान ऐसे ही नाम हैं। ये सब ऐसे नाम हैं जो हैं तो शहरों के लेकिन लोगों के भी हो सकते हैं। बहुत कम शहर ऐसे हैं जिनके नाम ऐसी शख्सियात से मंसूब हों जिनका ताल्लुक़ इस शहर से सिरे से ना हो। जैसे शाह फैसल का फैसलाबाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसा ही एक नाम हैदराबाद है। ये नाम हैदर करार यानी हज़रत अली के नाम से मंसूब किया गया है। और आज की वीडियो में इसी शहर के बारे में कहानी है। मैं हूँ नुमान आबिद। हैदराबाद की मुस्तनद तारीख तो सिर्फ 250 साल पुरानी है। 1768 में इस शहर के बानी मियाँ गुलाम शाह कलहुड़ू ने इस शहर को आबाद करके इसे अपनी छोटी सी सल्तनत का हिस्सा बनाया। गुलाम शाह कलहुड़ू ने तब ही इसका नाम हैदराबाद रख के इसे कैपिटल बना दिया था। 1768 से पहले की तारीख के बारे में 2 रवायात मशहूर हैं। किताबों में ये लिखा है कि यहाँ मछेरों की एक बस्ती थी जिसका नाम था नेरून कोट। रवायत ये है कि 1500 साल पहले नेरून एक सरदार का नाम था जिसने यहाँ पर मिट्टी और लकड़ी का कला बनवाया था। दूसरी रिवायत सिंध की कदीम किताब चचनामा की है। इस किताब में एक सरदार का अक्सर जिक्र मिलता है जिसका नाम आगम लोहाना था। लोहाना साहब की मलकियत में 2 इलाके आते थे, लोहाना और सामा। 636 ईस्वी में लोहाना के जुनूब में एक बस्ती का जिक्र मिलता है जिसे नारायण कोट कहा गया है। इसलिए कुछ तारीखदानों का मानना है कि नारायण कोट और नेरून कोट एक ही बस्ती का नाम है। बहरहाल हैदराबाद वाली जगह पर 8वीं सदी ईस्वी में एक किला ज़रूर मौजूद था। जब मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज यहाँ पर पहुँची तो उसने इस किले को मुहासरे में लेकर राजा दाहिर को चैलेंज का पैगाम भेजा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद यहाँ पर कोई बाकायदा शहर तो आबाद ना हुआ। अलबत्ता दरिया सिंध का ये मशरकी किनारा 3 पहाड़ियों पर मुश्तमिल था और सैलाब से भी महफूज था। इसलिए मछेरे यहाँ पर अपनी झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगे और यूं यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती आबाद हुई जो 17वीं सदी तक आबाद रही और इस बस्ती का नाम था गंजोटकर। 18वीं सदी के शुरू में कलहुड़ू ख़ानदान हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत को टैक्स देकर सिंध के काफ़ी सारे हिस्से पर हुक्मरान बना हुआ था। फिर जब मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हुई तो बाकी राजवाड़ों की तरह इन्होंने भी मुग़ल हुकूमत को टैक्स देना बंद कर दिया और मुग़लों से आज़ादी का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि वो अब इस इलाके के बादशाह थे। उन्होंने बारी बारी दरिया सिंध के किनारे कई शहर आबाद करना चाहे जैसे खुदाबाद और इलाहाबाद, लेकिन हर शहर सैलाब से तबाह हो जाता। अब उन्हें तलाश थी ऐसी जगह की जहाँ पर सैलाब से कोई नुकसान ना हो सके। तब 1760 के आसपास उस वक्त के हुक्मरान गुलाम शाह कलहुड़ू की नज़र गंजोटकर पर पड़ी। उसी वक्त उसने यहाँ हैदराबाद के क़याम का फ़ैसला कर लिया। पहले पुराना कच्चा किला असर नौ बनाया जो मट्टी लकड़ी से बना था, लेकिन फिर 1768 में पक्की ईंटों से बना एक मजबूत किला भी तमीर किया। ये कहलाया पक्का किला। ये दोनों किले आज भी हैदराबाद में मौजूद हैं। पक्का किला के बाहर ही हज़रत अली की कदमगाह है जो मट्टी की पुख्ता सिल पर नमाज पढ़ने के निशानात हैं। इसके बारे में 2 रवायात हैं। ये ज़ियारत दरअसल किले के अंदर मौजूद थी, लेकिन सिंध के आखिरी बादशाह मीर नसीर खान तालपुर ने आम लोगों के इसरार पर इसे बाहर नस्ब करवा दिया। रिवायत है कि पत्थर इराक से गुजरकर ईरानी बादशाह के पास तबरकन आया था और उसने इस पत्थर को तोहफ़तन सिंध के बादशाह मीर फ़तेह अली खान तालपुर को दिया था। एक रिवायत ये भी है कि हज़रत अली खुद बरास्ता लाहौर यहाँ तशरीफ़ लाए थे और फिर सहवन शरीफ भी गए थे। इसलिए आज भी सहवन शरीफ में जिस मुकाम पर आप ठहरे थे वो मुकाम अली जापट कहलाता है। इस पक्के किले में कलहुड़ू ख़ानदान मुंतकिल हो गया और उस वक्त हैदराबाद कैपिटल बना।
बदकिस्मती की बात यह है कि आज भी वो दोनों किले हैदराबाद में मौजूद तो हैं, लेकिन इंतहाई बुरी हालत में हैं। और गुलाम शाह कलहोड़ो का मज़ार भी हैदराबाद में ही मौजूद है। कलहोड़ो ख़ानदान के जानशीन बेटे इंतहाई नाअहल निकले और 1784 में हुक्मरानी तालपुर ख़ानदान ने हासिल कर ली। तालपुर हुक्मरानी का दौर 1843 तक रहा। जब इस इलाके में अंग्रेज़ आए तो तालपुरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 2 जंगें लड़ी और आखिरकार एहतियात डालने पर मजबूर हो गए। तालपुर दौर में हैदराबाद को खतरख्वाह तरक्की नहीं मिली। उन्होंने पक्के किले के बाहर से शुरू होने वाली कई किलोमीटर लंबे शाही बाजार को तरक्की दी, जो कलहोड़ो दौर में ही बना था। उस बाजार के एक तरफ पक्का किला था और दूसरी तरफ क्लॉक टावर, जो अंग्रेज़ों ने 1917 में बनाया था। ये बाजार अपनी गलियों, मसलन रेशम गली, छुटकी गली और इनकी शाहों के शामिल होने के बाद इस कदर बड़ा हो गया कि पूरे एशिया में पैदल चलने वालों को सबसे लंबा बाजार समझा जाता था। इसी तरह तालपुर दौर में हैदराबाद सनत के साथ साथ तिजारत का भी एक बड़ा मरकज़ बन गया। तगड़ी इकानमी की वजह से चारों तरफ से हैदराबाद में पैसा आने लगा। इस शहर की तरक्की और खुशहाली के किस्से डॉक्टर जेम्स बर्न्स अपनी किताब अ विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध में तफसील से लिखे हैं। ये डॉक्टर साहब तालपुर मीरों के इलाज के लिए बॉम्बे से आए थे। अंग्रेज़ असिस्टेंट सर्जन G.F. हडल 1836 में यहाँ आए थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इस शहर को रोज़ाना खुशबूदार पानी से धोया जाता है और इस शहर की तरक्की की मिसाल दी जाती थी। याद रखना चाहिए कि इस तरह की बातों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर कब्ज़ा करने के लिए यहाँ पर अपनी फ़ौजें भेज दी और फिर 1843 में उन्होंने कब्ज़ा कर भी लिया। मतलब ये कि जिस जगह पर खुशहाली होती थी अंग्रेज़ वहाँ पर पहुँच जाते थे और आज भी ऐसा ही हो रहा है, मगर कब्ज़ा करने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। बहरहाल 1843 में अंग्रेज़ों ने हैदराबाद पर कब्ज़ा करने के बाद इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। इस तरह हैदराबाद सिंध का कैपिटल भी ना रहा और हैदराबाद की तरक्की को भी ब्रेक लग गई। जब पाकिस्तान बना तो कराची पाकिस्तान का कैपिटल बना और फिर सिंध के लिए अलग कैपिटल चाहिए था और फिर वो बना हैदराबाद। और फिर 1955 में पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान को ख़त्म करके 1 यूनिट कायम हुआ। तो फिर हैदराबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा सूबाई कैपिटल भी ना रहे। भारत से आने वाले मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी हैदराबाद में रहने लगी। पहले तो सुकून रहा, लेकिन फिर सियासतदानों ने ज़ुबान की बुनियाद पर सियासत शुरू कर दी। 1980s में हालात इतने ख़राब होते चले गए कि अवाम की सतह पर भी लड़ाइयों के वाक़यात नज़र आने लगे। बड़ी अच्छी बात है कि किसी के साथ रंग, नस्ल या ज़ुबान की बुनियाद पर उससे नफ़रत करना, ये चीज़ हमारे नौजवानों में नहीं है और इस बात पर हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होता है। हैदराबाद का मौसम नहायत बेरहम है। यहाँ के लोगों को बाहर का मौसम तो गोया नसीब ही नहीं होता। दिसंबर और जनवरी 2 माह की मरियल सी सर्दी के बाद अचानक ही गर्मी शुरू हो जाती है। लेकिन इस शहर की लोकेशन ऐसी कमाल की है कि लू और गर्मी कुछ खास बिगाड़ नहीं सकती। हैदराबाद के जनूब की तरफ केंचर झील है और इसके करीब से गुजरता हुआ दरिया सिंध का बहुत ही चौड़ा बल खाता हुआ पाट जो समंदर की तरफ जा रहा है। इसका नतीजा ये होता है कि समंदर से हल्की हल्की ठंडी हवाएं इस पाट पर से गुजरती हुई हैदराबाद तक पहुंच जाती हैं। ये हवाएं केंचर झील के ऊपर से गुजरती हैं और इनका टेम्परेचर मज़ीद बेहतर हो जाता है। यही वजह है कि हैदराबाद में शाम होते ही दोपहर की निस्बत मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। हैदराबाद के अक्सर पुराने मकानों की छतों पर मुड़ी हुई चिमनियाँ सी दिखाई देती हैं, जिनका रुख जनूब की तरफ होता है। ये दरअसल इसी ठंडी हवा को घर के अंदर ले जाने के लिए होते हैं, पुराने दौर के एसी। इन हवाओं के रुख पर वाक़या एक सड़क का नाम ही ठंडी सड़क मशहूर है और इस पर तमाम सरकारी अहम दफातर मौजूद हैं। हर इंडस्ट्रियल शहर की कोई ना कोई वजह शोहरत ज़रूर होती है जो इसकी इकानमी में बुनियादी हैसियत रखती है, जैसे कि फैसलाबाद टेक्सटाइल की वजह से और सियालकोट खेलों के सामान की वजह से मशहूर है। इसी तरह हैदराबाद भी अपनी कुछ घरेलू सनतों की वजह से इंटरनेशनल फेम ले चुका है। इनमें सबसे पहली चीज़ है कांच की चूड़ियाँ। जी हाँ, हर चांद रात पर जो सारे पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में चूड़ियाँ बिकती हैं, इनमें ज़्यादातर हैदराबाद में ही तैयार होती हैं। ये सारा साल तैयार होती रहती हैं और फिर रमज़ान के महीने में यखलक सारी की सारी बिक जाती हैं। इसके अलावा चमड़े की सनत भी अहम है। सिंध के रवायती मलबूसात, अजरक, सिंधी टोपी, अंगूछा और हज़ारों किस्म की कढ़ाई किए हुए कपड़े, कशीदाकारी वाले जूते, चिकनी मिट्टी के बर्तन और टाइलें वगैरह, डेकोरेशन पीस और बहुत से दूसरे हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में मशहूर हैं और यहाँ की बहुत बड़ी आबादी के रोज़गार का ज़रिया भी हैं। तकरीबन 30 साल पहले जब अभी जनरेटर और UPS आम नहीं हुए थे, पाकिस्तान की बेहतरीन लालटेन हैदराबाद से आती थी। फलों की काश्त में अहम तरीन फल आम है जो दूर दूर तक बेचा जाता है और यहाँ की माशी खुशहाली में नुमाया किरदार अदा करता है।
अक्सर ऐसा होता है कि अगर दरिया के एक किनारे पर कोई शहर आबाद है तो दूसरे किनारे पर कोई दूसरा शहर आबाद हो जाता है, जैसे कि बहावलपुर और लोधरा, चनियोट और रबवा, लाहौर और शादरा, वज़ीराबाद और गुजरात, जेहलम और सराय आलमगीर वगैरह। क़याम पाकिस्तान के वक्त हैदराबाद में दरिया सिंध पर एक पुल था। फिर 1955 में गुलाम मोहम्मद बैराज बना, जिसे कोटरी बैराज भी कहा जाता है, और दूसरा पुल कोटरी सड़क और ट्रेन का पुल। बैराज के पार जामशुरू शहर है और दूसरे पुल के पार कोटरी शहर है। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले बनने वाली सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद में दरिया सिंध के पार कायम हुई। अब वो जगह सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन ज़िला जामशुरू का हिस्सा है। हैदराबाद में देखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं और हर ज़ौक़ की तस्कीन का सामान भी मौजूद है। पक्का किला और कच्चा किला का जिक्र मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मकाबिर और मज़ारात भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इनमें बुजुर्गान दीन के मज़ार और कुल्हड़ों और तालपुर ख़ानदान के बादशाहों के मकबरे भी शामिल हैं। सिंधी ज़ुबान के मशहूर तरीन सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई का मज़ार भी हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर है। एक अजीबोगरीब ख़बर यह है कि हैदराबाद का मेंटल अस्पताल यानी पागलखाना पाकिस्तान का सबसे बड़ा पागलखाना है। हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम नियाज़ स्टेडियम है, इसमें काफ़ी तारीखी मैचेस हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और उसकी पहली वजह तो ये है कि यहाँ पर कोई आला दर्जे का होटल नहीं है जहाँ पर टीमों को ठहराया जा सके, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ की आवाम गरीब हैं और टिकट्स ज़्यादा शौक़ से ख़रीदते नहीं। इस स्टेडियम से खुशगवार और नागवार दोनों किस्म की यादें जुड़ी हैं। इस स्टेडियम में पाकिस्तान ने कभी भी मैच नहीं हारा। ये वही स्टेडियम है जहाँ फास्ट बॉलर जलालुद्दीन ने वनडे की तारीख की पहली हैट्रिक की थी। ये हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। यही वो स्टेडियम था जिसमें जावेद मियांदाद इंडिया के खिलाफ 280 रन पे नॉट आउट थे, और इस कदर फ्रेश लग रहे थे कि कमेंटेटर्स को उम्मीद थी कि जावेद इस इनिंग्स में हनीफ मोहम्मद का 337 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन फिर अचानक कप्तान इमरान खान ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और जावेद मियांदाद मुंह देखते रह गए। कहते हैं कि जावेद मियांदाद के दिल में ऐसी रंजिश बैठी कि आज तक उनका हाईएस्ट स्कोर वही रहा है, वो कभी 300 नहीं कर सके। यहाँ 2 परफेक्ट म्यूजियम हैं। एक सिंध म्यूजियम कासमाबाद में मौजूद है और दूसरा सिंध यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी का म्यूजियम। सिंध म्यूजियम एक आम म्यूजियम की तरह जहां हर तरह की चीज़ें हैं, जबकि सिंधोलॉजी इंस्टीट्यूट म्यूजियम को आप सिंध का लोक विरसा म्यूजियम भी कह सकते हैं। सैर करने वाले रानी बाग आते हैं, जिसका नाम अंग्रेज़ों ने क्वींस गार्डन रखा था। रानी बाग इसका तर्जमा है। ये एक वसी पार्क है जहां बच्चों के लिए भी छोटा सा चिड़ियाघर और झूले वगैरह मौजूद हैं। सर्दियों में केंजर झील साइबेरिया से आने वाले परिंदों की मेज़बानी करती है, इसीलिए करीबी शहरों के लोगों के लिए एक निहायत दिलचस्प सैरगाह बनी रहती है। इस झील से एक रोमानवी दास्तान भी मंसूब है। सैकड़ों साल पहले समा कबाइल का हुक्मरान जाम तमाची, जो बाद में सिंध का भी हुक्मरान बना, जब शहजादा था तो इस झील के मछेरों की एक लड़की नूरी पर लट्टू हो गया और सारी दुनिया से मुखालफत करके ना सिर्फ उस लड़की से शादी कर ली, बल्कि उसे सारी रानियों से बढ़कर हैसियत दे दी। सिंध के सबसे बड़े सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई ने अपनी शायरी में इस दास्तान का जिक्र किया है और उनकी मोहब्बत की तारीफ़ की है, और उनका मज़ार भी झील के दरमियान में वाक़या है। हैदराबाद के मगरिब में तकरीबन 2 घंटे के फासले पर सैकड़ों मुरब्बा मील पर फैला हुआ केरथर नेशनल पार्क है, जहाँ वाइल्ड लाइफ को महफूज रखा गया है। यहाँ आपको मारखोर से चंकियारा हिरन तक ज़मीनी जानवर और चकोर समेत हर किस्म के परिंदे दिखाई देंगे। मेरी पसंदीदा जगह कोटरी बैराज है। ये चूँकि दरिया सिंध का आखिरी बैराज है, इसलिए एरीगेशन के अलावा फ्लड कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वाटर रिजर्व भी है और सिर्फ उतना ही पानी यहाँ से आगे छोड़ा जाता है जिससे डेल्टा का समंदर खुश्की पर चढ़ ना आए। गर्मियों में यहाँ पानी की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि झील का सा मंजर बन जाता है। यहाँ मछली भी खासी तादाद में पकड़ी जाती है और इस पानी में एक ख़ास किस्म की मछली है जिसका नाम है पल्ला मछली। वो काफ़ी मशहूर है और दरिया के किनारे मौजूद होटलों में आसानी से मिल जाती है और लोग दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं। सिंधी तलफ़्फ़ुज़ की एक बनावट ये है कि अक्सर लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ और हे की जगह वाव लगा देते हैं। यूँ पक्का कला पक्को किलो और पल्ला मछली पल्लो मछली बन जाती है। अगर आप भी मेरी तरह मछली खाने के शौकीन हैं तो सर्दियों में हैदराबाद जाएँ, क्योंकि हैदराबाद देखने के लिए सर्दियों का मौसम बेहतरीन है और फिर मछली भी मिल जाती है। मछली का जिक्र तो मैंने कर ही दिया, और इसके अलावा भी बड़े ऐसे मज़े के खाने हैं जो हैदराबाद की पहचान हैं। शायद खानों में हैदराबाद लाहौर से पीछे नहीं है, और नाइट लाइफ में यहाँ की इकलौती एक्टिविटी मज़े के खाने ही हैं। कढ़ाई, पिज़्ज़े और रोस्ट
ये तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसी सौगातें भी हैं जो सिर्फ हैदराबाद में ही मिलती हैं। सुबह के नाश्ते के तौर पर सबसे यूनिक सौगात कैफ़े अफजल का दुल्हन पराठा है, जिसमें डीप फ्राइड भरे हुए पराठे के ऊपर अंडे, ड्रम स्टिक्स और भुनी हुई जड़ी बूटियों के भुगारे, अचारी मसालों, चटनियों, सलाद का पहाड़ लगा दिया जाता है। रेशम गली के पास शब्बीर के सैंडविच भी अपनी नवीयत की एक अनोखी डिश हैं। ब्रीज फिश रेस्टोरेंट में भुनी और तली हुई मछलियों की वैरायटी कमाल है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद बोनलेस ग्रिल्ड फिश है। ये वो सौगात है जो मुझे किसी और शहर में नहीं मिली। हाजी के मशहूर और मरूफ रबड़ी और गुलाब पान साहब का पान यहाँ की नाइट लाइफ की नुमायाँ डिज़र्ट हैं। एक सदी से ज़्यादा अरसे से कायम बॉम्बे बेकरी तो आलमी सतह की शोहरत की हामिल है। हैदराबाद वाले कहते हैं कि इसके जैसा काफ़ी केक, और बाज़ की राय ये है कि मैक्रोन केक कोई भी नहीं बना सकता। ये सिर्फ 6 जायकों में केक बनाते हैं और इस बेकरी से कुछ ख़रीदने के लिए लंबी कतार में लगना पड़ता है और बाज़ औक़ात तो एक घंटे बाद बारी आती है। लोग हैदराबाद आते हैं और वापसी पर सोवेनियर के तौर पर हैंडीक्राफ्ट्स के साथ साथ कुछ खाने पीने की अशिया भी लेकर जाते हैं। आप भी जब हैदराबाद जाएं तो वापसी पर केक, रबड़ी और हैदराबादी अचार ज़रूर लाइएगा। मैं जल्दी से वीडियो ख़त्म करता हूं ताकि आप फ़ौरन हैदराबाद के लिए निकल सकें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।